नमस्कार। संतोष पाठक ऑफिशियल पर आप सबका स्वागत और अभिनंदन। हमारे साथ हैं संतोष पाठक जी। संतोष जी का भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिवजीत। तमाम दर्शकों को नमस्कार। और एक पुरानी परंपरा है, दर्शकों को याद ही होगा, जो भी लिखते पढ़ते जिनका शौक होगा, जो अखबार पढ़ते होंगे, अचानक सरकारी दफ्तरों में, मंत्रालयों में अगर आग लगने लग जाए, कागज फाड़ फाड़ कर उसको डिस्पोज किया जाए, तो उसका सीधा सा मतलब होता है कि भैया सरकार बदलने वाली है, मंत्री को डर लग रहा है कि पोल खुल जाएगी। लेकिन ताजा ताजा चुनाव हुआ हो और लोकसभा का चुनाव अभी 3 साल बाकी हो और एक के बाद एक जगह अगर आग लगने लग जाए, तो समझ लीजिए कि मामला गड़बड़ है। रात के 3 बजे दरवाजा तोड़कर एक बड़े नेता के घर में घुसती है पुलिस और पता नहीं 1.5 घंटे तक क्या क्या करती है, और उसके बाद जब निकलती है तो कहती है जी हमें कुछ मिला नहीं, या उसके पीछे का खेल कुछ और था, करने कुछ और गए थे। और एक के बाद एक जगहों पर आग कैसे लग रही है, क्यों लग रही है, और तमाम सबूत क्यों मिटाए जा रहे हैं। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि अब खुला खेल हो गया है, कोई लाज शर्म हया इस तरह की कोई चीज नहीं बची है। मोदी साहब खुला खेल खेल रहे हैं, अमित शाह खुला खेल खेल रहे हैं, ओम बिरला साहब खुला खेल खेल रहे हैं, ज्ञानेश कुमार खुला खेल खेल रहे हैं। और माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैं कुछ कहूंगा नहीं। विथ ड्यू रिस्पेक्ट, देश की जनता सब कुछ समझ रही है, चीजों को सब कुछ समझ रही है। तो एक बड़ी स्टोरी लेकर हम अपने दर्शकों के सामने आए हैं। एक एक करके तमाम तथ्यों को रखेंगे और बिना समय गवाए सीधे सीधे बता देते हैं कि अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ। चुनाव में 32 लाख वोट इधर उधर, 27 लाख 90 लाख, कई तरह की चीजें निकलकर सामने आई। सुप्रीम कोर्ट तक में मामला गया। देश के इतिहास में पहली बार कोई मुख्यमंत्री एक सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर अपनी बात रख रही है। 50 से ज्यादा सीटों पर गड़बड़ झाले की तो एक तरह से ऑफिशियल शिकायत है, और अचानक हमें पता लगता है ग्राउंड फ्लोर नहीं, पहली मंजिल नहीं, दूसरी मंजिल नहीं, तीसरी मंजिल नहीं, कौन सी मंजिल पर जाकर जहां मशीन रखी रहती है ईवीएम, उस ईवीएम में आग लग जाती है। और वो वही ईवीएम मशीन होती है जिसमें वोटिंग हुई होती है। करवा लो जांच, अब क्या करवाओगे, नतीजा आ गया, सरकार बन गई। जो चुनावी प्रक्रिया से जुड़े थे, मुख्यमंत्री ने अपना अधिकारी उनको बना दिया, और आज नहीं तो कुछ समय बाद अगर उस पूरे मामले की जांच होती तो उसी फ्लोर पर आग लगवा दिया। अब बीजेपी के मंत्री तक कह रहे हैं कि इसमें एक बड़ी साजिश की आशंका हो सकती है, शिव जी। और सीधे सीधे हम वो सांसद वाली बात भी बताएंगे, लेकिन ये पूरी खबर बता देते हैं कि पश्चिम बंगाल के एक सरकारी इमारत में भीषण आग लगने से 4,000, जी हाँ, 1 2 10 50 100 500 1000 1500 2000 2500 3000 नहीं, 4,000 ईवीएम मशीनें जल गई है। हालांकि इसकी जांच के लिए पुलिस ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी का गठन किया है। लेकिन पश्चिम बंगाल के मंत्री जो है, नए ताजा ताजा जो मंत्री बने हैं कौशिक चौधरी, उन्होंने साफ साफ ये बताया कि आग में लगभग 4,000 ईवीएम नष्ट हो गई। इन मशीनों का इस्तेमाल, ध्यान से सुने, ये मोदी के मंत्री बता रहे हैं, यानी सुवेंदु अधिकारी के मंत्री बता रहे हैं कि आग में लगभग 4,000 ईवीएम नष्ट हो गई। इन मशीनों का इस्तेमाल राज्य में इसी साल हुए विधानसभा चुनाव के दौरान, हालांकि वो कह रहे हैं कि 10 क्षेत्र में किया गया था, 10 विधानसभा में की गई थी। लेकिन कितना भरोसा और कितना भरोसा आप नहीं करेंगे, क्योंकि कौशिक चौधरी जो आगे बता रहे हैं शिव जी कि यह आग चौथी पे नहीं लगी, पांचवी पे नहीं लगी, छठी पे नहीं लगी, यानी चौथी पांचवी और छठी मंजिल को प्रभावित किए बिना सातवीं और आठवीं मंजिल तक कैसे पहुंची और उसमें ईवीएम कैसे जलकर स्वाहा हो गई, ये अपने आप में जांच का विषय है। और इस आग को बुझाने में दमकल कर्मियों को 24 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लगा है शिव जी। यानी पूरी इस पे कुछ सवाल तो उठने चाहिए कि भैया पूरी कोशिश की गई कि ईवीएम मशीनें जो है वो जलकर राख हो जाए, खाक हो जाए, उसमें बचाने के लिए कुछ बचे ना। एसआईटी जांच करेगी कि भैया ये दुर्घटना थी या जानबूझकर की गई थी। अब जांच को लेकर हम क्या कहेंगे, जांच की बातें हम क्या कहेंगे, एक तरफ वो तमाम चीजें चल रही है, लेकिन विपक्षी राजनीतिक दल आप पर सवाल न उठा सके, सड़कों पर उतरकर आंदोलन न कर सके, और चूंकि आप एक आंकड़ा नहीं जुटा पा रहे हैं, चूंकि आप तृणमूल कांग्रेस को तोड़ने के अभियान में खुद ही फंस गए हैं, चूंकि आप तृणमूल कांग्रेस के बाकी नेताओं को हड़काना चाहते हैं, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा ने साफ साफ इंकार कर दिया, महुआ मोइत्रा ने साफ साफ इंकार कर दिया, कीर्ति आजाद ने साफ साफ इंकार कर दिया। आपको डर लग रहा है कि कहीं ये मामला फंस गया और एक दो सांसद भी अगर बिदक कर चले गए वापस ममता बनर्जी के पास, तो बाकी सांसदों की सदस्यता पर खतरे की तलवार लटक जाएगी, वो भी बैक टू पेविलियन हो जाएंगे, और आपकी जो 2/3 वाली योजना है वो फ्लॉप हो जाएगी। तो आप किस पे टारगेट कर रहे हैं? आप ममता बनर्जी के भतीजे तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव
अभिषेक बनर्जी पर सीधे सीधे टारगेट कर रहे हैं। और ये टारगेट करके आप कहीं ना कहीं अपनी कमजोरी को सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग 3 साढ़े 3 दशक तक पत्रकार रही और वर्तमान में तृणमूल कांग्रेस की जो राज्यसभा सांसद है, और तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सिर्फ सांसद ही नहीं है बल्कि वो डिप्टी लीडर है तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा में। ये देखिए, ये पुलिस का जो छानबीन हुई वो इन्होंने लिखा हुआ है, 3 AM सैटरडे जून 13 पुलिस पहुंचती है रात के 3 बजे, यानी रात के 12 बजे के बाद जो 3 बजे यानी सुबह 3 बजे पहुंचती है, अभिषेक बनर्जी के घर पर पहुंचती है। 5 बजे डिजास्टर मैनेजमेंट टीम को बुलाती है और तोड़ देती है दरवाजा। 6:30 बजे वो सर्च जो है वो शुरू करती है, फ्रॉम सेकेंड फ्लोर टू टेरिस, लास्टिंग 90 मिनट्स, 90 मिनट तक वो सर्च करती रहती है। लेकिन आउटकम क्या आ गया, वो बाकायदा उन्होंने सीजर रिपोर्ट की कॉपी डाल रखी है। आउटकम आया है सीजर रिपोर्ट नील, नो एविडेंस, नो रॉन्ग डूइंग, नथिंग। और आगे क्या लिख रही है वो, जस्ट पॉलिटिकल वेंडेटा, इंटिमिडेशन एंड मेंटल टॉर्चर, ऑपरेशन लोटस इज टारगेटिंग एवरी लीडर हु रिफ्यूजेस टू सरेंडर टू द बीजेपी's dictate, disgraceful attack on an opposition leader, vindictive, convening, scumb, low life tactics से। और सिर्फ यही नहीं बल्कि तृणमूल कांग्रेस की एक और महिला सांसद, वो लोकसभा की सांसद है महुआ मोइत्रा, जो लगातार लड़ रही हैं, लगातार भिड़ रही हैं। एक बार तो इनकी लोकसभा सदस्यता तक छीन ली गई थी, लेकिन ये दोबारा चुनाव जीत कर लोकसभा पहुंची। वो भी इसी रिपोर्ट की कॉपी को शेयर कर रही है और वो कोलकाता पुलिस को टैग करके कह रही है कि सो कोलकाता पुलिस अराइव्स एट 3 AM टू अभिषेक बनर्जी होम, रात के 3 बजे पहुंची, ओपन डोर, दरवाजे को तोड़ दिया और 90 मिनट तक सर्च किया, मिला कुछ नहीं, जीरो सीजर, 100% वेंडेटा यानी राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई की जा रही है। बीजेपी ट्राई एवरीथिंग, इंटिमिडेशन एंड मनी विल नॉट मेक यू विन 2029, यानी वो सीधे सीधे कह रही है कि ये जो है, ये बदले की कार्रवाई और ये जो पैसे की जो ताकत दिखाई जा रही है, ये कहीं भी उनको जीत नहीं दिला सकती। ये कहीं भी भारतीय जनता पार्टी को 2029 का लोकसभा चुनाव नहीं जिताएगी। और शिव जी, क्यों टारगेट किया जा रहा है अभिषेक बनर्जी को? इसलिए टारगेट किया जा रहा है अभिषेक बनर्जी को क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले भी, विधानसभा चुनाव से पहले भी अभिषेक बनर्जी को तोड़ने की कोशिश की गई। अभिषेक बनर्जी की पत्नी तक को पूछताछ के लिए बुलाया गया, हर तरीके से तोड़ने की कोशिश की गई। लेकिन आज संकट के इस दौर में भी शिव जी, जहां हमें याद है स्वर्गीय अजीत पवार, कुछ कहेंगे नहीं, वो अभी दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने चाचा का साथ किस तरफ से छोड़ा। शिवपाल सिंह यादव जैसे नेता भी, जिनको मैं समझदार नेताओं में गिनता हूं, वो भी गड़बड़ हो गए थे। वो भी अखिलेश यादव का साथ एक बार छोड़कर बीजेपी के झांसे में आ गए थे। अपने भतीजे को चुनाव हराने में उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा दी थी लोकसभा के चुनाव में। एक इतिहास है पूरा। ऐसे समय में अगर आज की तारीख में मैं आपको बताऊं तो अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। तमाम दबावों और प्रेशर के बावजूद महुआ मोइत्रा खड़ी हैं। तमाम दबावों और प्रेशर के बाद जिनसे एनडीटीवी छीन लिया गया था, जिनसे माफ कीजिएगा, वो दूसरा मामला था, जिनसे उनके दूसरा जो संगठन था वो ले लिया गया था, वो एक अलग तरह का मामला था। हालांकि उसकी भी खरीद बीट में कई तरह की बातें कही जा रही है, लेकिन उन जो मीडिया हाउस चलाती थी, जो उनसे छिन गया था, वो राजनीति में आई और राजनीति में आने के बावजूद वो अडिग है, अपनी नेता के साथ खड़ी है। और शत्रुघ्न सिन्हा, मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, जितना प्रेशर शत्रुघ्न सिन्हा पे था, मैं जानता हूं इतना ज्यादा दबाव था, उनके घर को कन्विंस करने की कोशिश की गई थी शिव जी। बॉलीवुड के कनेक्शन का भी इस्तेमाल करके उनको डराने, धमकाने और मनाने की कोशिश की गई थी। मनाने का भी एक अलग अलग स्टाइल होता है। एक बड़े फिल्म स्टार का नाम इसमें आ रहा है, नाम लूंगा नहीं क्योंकि बहुत सारी चीजें, लेकिन उनको मनाने धमकाने की कोशिश की गई थी। शत्रुघ्न सिन्हा ने कह दिया, मैं बीजेपी में 3 दशक का लंबा साथ तो है, लेकिन मैं बीजेपी में रहूंगा। फिर उनको कहा गया कि तृणमूल कांग्रेस टूट रही है, तो कह रहे थे जब मैं बीजेपी में आया था तो बीजेपी के पास था क्या? कुछ भी नहीं था बीजेपी के पास। और बिल्कुल सही कह रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा, अटल बिहारी, वहां 3 बड़े नेताओं को हेलीकॉप्टर मिला करते थे उस जमाने में शिव जी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और शत्रुघ्न सिन्हा। और शत्रुघ्न सिन्हा की रैली कई बार आडवाणी से ज्यादा हो जाया करती थी। आज वो समझिए कि वो ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं, कीर्ति आजाद ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं। और इस हालात में अब बीजेपी को लग रहा है कि दिन मुश्किल भरे आने वाले हैं, तो जितने सबूत है मिटाते चलो। अभी नीट वाला मामला आया तो हमने देखा आईटीओ पर एक जो भवन में आग लगी, और उसमें सिर्फ उसी फ्लोर पर आग लगी शिव जी जहां पर शिक्षा मंत्रालय का कार्यालय था। तो शिक्षा मंत्रालय के कार्यालय में आग, अब ईवीएम 4000 जलकर राख, और सांसद के घर 3 बजे पुलिस पहुंच आती है, उनके घर का दरवाजा आप तोड़ते हैं। तमाम तरह की चीजें बता रही है
कि मोदी और शाह फंसे हुए हैं और अब वो बेचैनी से इधर उधर कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहते हैं ताकि कहीं ना कहीं तो वो बचते हुए नजर आए। जी शिव जी। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जो ईवीएम भी तो सोच सकती है कि भैया बहुत बदनामी हो गई, हम भी जौहर कर लें, हम भी सती हो जाए। आप ये आरोप क्यों लगा रहे हो कि ईवीएम जला दी? ईवीएम तो घबरा गई होगी। हर बार बेईमाना का उस पर आरोप लगता है, हर बार कहा जाता है ईवीएम ने चोरी कर ली, हर बार कहा जाता है तुमने किसी को गलत जिता दिया। तो ईवीएम सती हुई तो हो सकती है घबरा के कि हम चलो आत्मदाह कर देते हैं, और आत्मदाह करने चल पड़ी हो। आग मान लो चौथी मंजिल पे लगी हो, वहां से वो भागी हो, और नीचे से आग से कहा हो कि चलो उठो, हम आत्मदाह करना चाहते हैं, हम पर बहुत बदनामी के आरोप लगते हैं, और वो आग को पकड़ के ले गई हो चौथी मंजिल से। आप ये कैसे कह सकते हो कि 20 की 2 मंजिलें बच गई? ये आरोप मत लगाइए। ईवीएम ने आत्मदाह किया है, ईवीएम ने जौहर किया है। ये राजस्थान की प्रथा थी, सती प्रथा थी। ये इतिहास बनना है, और आप इतिहास को मिटाना चाहते हो। नरेंद्र मोदी है, एक नए इतिहास बनाते हैं, और इतिहास पर उसका काम होता है कुछ ऐसा करके दिखाइए जो देश याद करे। याद किया जाएगा एक दौर आया था जब 4000 ईवीएम अपनी बदनामी के कारण जौहर कर बैठी कि हम पर रोज आरोप लगता है कि बेईमानी करते हो, हम पर रोज आरोप लगता है वोट चुरा लेते हो। तब उन्होंने आत्मदाह किया था, उन्होंने जौहर किया था। यह बात इतिहास में दर्ज होनी चाहिए। आपको पता था कि ये जौहर जाके हमें 7वीं मंजिल पे करना है, किसी ने फोन किया आग को, गलत मंजिल में घुस गई हो, तो जल्दी में 2 मंजिल नीचे की जल गई, फिर भागी आग, लिफ्ट में घुसी, लिफ्ट लोहे की थी इसलिए नहीं जली, और सीधे 7वें मंजिल पे जाके खटाक सीधे जौहर हो गया। आग धू धू कर जल उठी, मशीनें जल गई, खेल खत्म, पैसा हजम। अब इस कहानी को आप जितना लपेटो उतना लपेटते रहो, इसने वो कह दिया, इसने ये कह दिया, ईवीएम क्यों जल गई। अरे ईवीएम वॉशिंग मशीन में धुलते धुलते कमजोर हो चुकी थी, वो कह रही थी बार बार हमें आरोप लगते हैं बेईमाना बेईमान, इस बार नहीं, हम आपने 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 बिल्कुल सही कहा। इंतजार कीजिए, एक वक्त एक समय ऐसा आएगा जब बीजेपी के प्रभाव में सरकारें हो, पुलिस हो, इसी तरह की सफाई देते रहेंगे। हमारे दर्शकों को मैं कहूंगा कि आप शिव कुमार मिश्रा जी की बात को मजाक में मत लीजिएगा। मोदी साहब है, और मोदी है तो मुमकिन है, और किसी भी तरह का तर्क दिया जा सकता है, किसी भी तरह की बात कही जा सकती है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस को तोड़ने के अभियान में शिव जी कई बार होता है ना, आप चीजें जीतते चले जाते हैं, जीतते चले जाते हैं, जीतते चले जाते हैं। एक जमाना था सिकंदर पूरी दुनिया को जीतते जीतते जब भारत के किनारे पहुंचे तो अचानक उनको लगा कि भैया गड़बड़ हो जाएगा, हार सकते हैं, क्योंकि उनको लगा कि फंस गए। लेकिन वहां से वो वापस गए, बचने के लिए वापस गए, लेकिन फिर वो अपना राजपाट वो संभाल नहीं पाए बुरी तरह से। बाद में उनकी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मौत हो गई। ममता बन एक के बाद एक राजनीतिक दल को तोड़ा। शायद ही कोई राजनीतिक दल या कोई परिवार हो जिसको भारतीय जनता पार्टी ने या तो कमजोर ना किया हो, या जिनको भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा ना हो। फिर वो पहुंच गए एक महिला मुख्यमंत्री के राज में। ममता बनर्जी जो किस तरह से लड़ती आई हैं वो हम और आप सभी जानते हैं, हमारे तमाम दर्शक जानते होंगे। तृणमूल कांग्रेस वाले मामले में फंस गए। एक तो फंस इसलिए गए कि 3-4 दिन लगाने के बाद बड़ी मुश्किल से 19 हस्ताक्षर हुए हैं। दूसरी चीज फंस गए कि कई नामों को उन्होंने अपने मीडिया के जरिए फ्लोट करने की कोशिश की, उसमें से कुछ नाम बिल्कुल बाहर निकल गए। तीसरी चीज जो सबसे साफ साफ नजर आ रहा है कि 19 हस्ताक्षर तो हो गए, लेकिन वो 19 कब तक टिके रहेंगे, क्योंकि जो बेचैनी उनकी बढ़ती जा रही है कि ममता बनर्जी राहुल गांधी के प्रस्ताव के बाद भी विलय की बात क्यों नहीं जल्दी से स्वीकार कर पा रही है। उनको लगता है कि ममता बनर्जी के हाथ में कोई और प्लान है। क्या इन 19 सांसदों में से, मैं दर्शकों को कहूंगा मेरी बात को नोट कर ले, क्या इन 19 सांसदों में से कोई 2 सांसद ऐसा भी है या ऐसी भी है जो ममता बनर्जी नहीं भेजी है कि जाओ उनके साथ बैठो, उनके साथ बैठक करो, और जब लोकसभा में ये मामला आए तो उनमें से 2-4 को खींच के इधर ले आओ, और जैसे ही 2-4 तो छोड़िए, अगर 2-3 भी निकल गए, 14-15 पर आकर अटक गए, तो उन सभी सांसदों की जो सदस्यता है वो खत्म हो जाएगी। फिर फैसला कौन करेंगे? फैसला करेंगे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, और बिरला साहब को घेरने के लिए राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया। इस पूरी पॉलिसी को समझिए शिव जी, इस पूरी स्ट्रेटेजी को समझिए। ममता बनर्जी अपने जीवन की एक बड़ी लड़ाई फिर से लड़ने जा रही है। उस लड़ाई में जज की भूमिका निभाएंगे, रेफरी की भूमिका निभाएंगे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। और राहुल गांधी ने जो अपने आंदोलन के पहले चरण का ऐलान किया है, उसकी शुरुआत वो 17 जून से करने जा रहे हैं, उन्हीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के निर्वाचन क्षेत्र कोटा से। यानी बिरला साहब को संदेशा दे दिया गया है कि बिरला साहब मोदी जी हारने वालों को नहीं पूछते हैं,
आप कोई अमित शाह के आदमी तो हो नहीं। तो अगली बार स्पीकर तो तभी बनोगे जब सांसद रह पाओगे, और सांसद तभी रह पाओगे जब कोटा की जनता चुनेगी। पिछली बार 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत कम अंतर से वो जीत पाए थे। अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई में कांग्रेस का उम्मीदवार बहुत कम वोटों से हारा था, नहीं तो कांग्रेस जीतती। और स्पीकर होने के बावजूद ओम बिरला लोकसभा का चुनाव नहीं जीत पाते। राहुल गांधी ओम बिरला के गढ़ में जा रहे हैं। 17 जून की तारीख है और उसके कुछ ही दिन बाद संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। तो इस बार जब ओम बिरला स्पीकर की कुर्सी पे बैठेंगे तो उनके दिमाग में रहेगा कि मैं अगली बार जब भी लोकसभा का चुनाव होगा, क्या मैं फिर से सांसद बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा। ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी हो या ममता बनर्जी हो, मिलजुल कर एक स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है, अगर इसमें कल को अखिलेश यादव भी शामिल हो जाएंगे, इसमें तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे, क्योंकि 10 जुलाई को इलाहाबाद में अखिलेश यादव शामिल होते हैं नहीं होते, 11 जुलाई को पटना में जो है वो तेजस्वी यादव शामिल होते हैं नहीं होते। और कभी कभी तो मेरा ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार भी मन कर ले कि भैया अब राहुल गांधी ने कह ही दिया है कि उनको मुझसे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे संयोजक बना भी देंगे इस बार, तो क्या पता नीतीश कुमार का भी मन डोल जाए और देश की राजधानी दिल्ली में एक बड़ा हल्ला बोल। तो आप समझ लीजिए कि इस बार दाव जो है वो उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब कितना उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है, कौन इसमें फंसेगा, इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। चलिए अब दर्शकों पर छोड़ते हैं इस खबर को कि आप भी बताइए कि राहुल गांधी का ये कदम बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बनेगा या फिर नहीं। राहुल गांधी बीजेपी को रोक पाएंगे या फिर नहीं। इसी के साथ संतोष जी आपसे विदा लेंगे। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।